हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 8 देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दे आप लोग। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यूथ कंपटीशन का अभी हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रखा है दोस्तों। प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, ठीक है। जाइए वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे आप लोग। इसमें आपको टोटल 16 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आज हम लोग 8वां करने वाले हैं। पीडीएफ विद पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ देने भी जाइए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले आप लोग। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और जो अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ध्यान, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, तापी या ताप्ती नदी, ठीक है। तापी या ताप्ती नदी जो है ये आपको भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिम भारत की नदी है ये। यह जो है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सतपुरा पर्वत तथा अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य की और पश्चिम की ओर बहती हुई है महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करते हुए कहाँ गिरती है जाकर के? अगर इसका मुहाना पूछ देगा तो अरब सागर याद रखिएगा, ठीक है। अरब सागर, ठीक है। अरब सागर इसका मुहाना है, इसमें जाकर के गिर जाती है। यह ऐश्वर्य बनाने वाली आपको नदी है। नर्मदा और ताप्ती दोनों होता है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि डेल्टा न बनाने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। डेल्टा न बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। तो देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न से हम लोग कई सारे प्रश्न को कवर करेंगे दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप। और वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो आप लोग इसको 1.5 की स्पीड से या डबल स्पीड से भी आप लोग जैसे अपनी इच्छा अनुसार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट पूरा देखा कीजिए, काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 77 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपकुंड झील, ठीक है। रूपकुंड झील जो है ये आपको रहस्यमयी झील यानी कि एक मानव कंकाल झील इसको माना जाता है, ठीक है। रहस्यमयी झील इसलिए कहा जाता है कि रूपकुंड झील जो है ये मानव कंकाल झील के माना जाता है इसको। यह आपको कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, याद रखिएगा इसको, रूपकुंड झील। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। देखिए, इसमें आपको झारखंड दिया है लेकिन अब छत्तीसगढ़ हो गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ यहाँ से आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। झारखंड को यहाँ से काट दीजिएगा, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो 78 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर, यूपी 308 एक प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है? चावल, कपास, गेहूं या बाजरा, किसकी प्रजाति है? तो 79 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गेहूं की एक प्रजाति है, ठीक है। गेहूं की एक प्रजाति है यूपी 308। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है एक, जो कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी जनपद में ये आपको पड़ता है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यूपी में, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कहता है 81 नंबर, कैथोड किरणें खालिस्तान की एक किरण है। कैथोड किरण जो है आपको खालिस्तान किसकी एक किरण है? तो 81 का आपको राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की एक किरण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की है कैथोड किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 82 नंबर 82, डायोप्टर किसकी इकाई है? ठीक है, किसकी इकाई है डायोप्टर? तो ये लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर, ठीक है, याद रखिएगा आपको। देखिएगा, डायोप्टर जो है कि लेंस की क्षमता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश की तीव्रता की इकाई होती है लक्स, याद रखिएगा, लक्स होता है। और ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है डेसिबल, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अणुओं के बीच बंध की खालिस्तान प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। ध्यान दीजिएगा, 83 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धात्विक, यहाँ से सही उत्तर होगा,
ठीक है। अणुओं के बीच बंध की जो धात्विक प्रकृति जो है ना वो अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसकी गति? हवा की गति को मापने के लिए। 84 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से हम लोग हवा की गति को मापते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और भी इसमें देखिएगा कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि थर्मोमीटर होता है, ठीक ना। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापने का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई, पायरोमीटर जैसे हो गया तो उच्च ताप मापने का यंत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखेंगे, विटीकल्चर खालिस्तान को संदर्भित करता है। विटीकल्चर किसको संदर्भित करता है? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अंगूर की खेती। ठीक है, विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती का इसमें इसको संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 86 नंबर, यहाँ से और भी देखिएगा कुछ कुछ इसमें जो दिया हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या हो जाए। जैसे कि मछली पालन इसमें दिए रखा है। ठीक है, मछली पालन दिया हुआ है, जैसे मछली प्रजनन, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में मत्स्य उत्पादन होता है, यानी कि मछली उत्पादन, मत्स्य को ही मछली कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। सेरीकल्चर में रेशम कीट, देखिएगा रेशम कीट का अगर वाणिज्यिक पालन पूछ दिया जाए तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का होता है। ठीक है, इस सभी को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 86 नंबर यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, विनोइंग। ठीक है, विनोइंग, विनोइंग यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अगर मिश्रण वाला चीज़ है उसको अगर हम लोग उसका पृथक्करण कर रहे हैं तो उसमें आपको इसका उपयोग नहीं होगा, तो विनोइंग में नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको देखिएगा मिश्रण में आपको पृथक्करण में अवसादन ये यूज़ हो जाएगा, निस्यंदन, निखारना ये सब यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर यहाँ पर कहता है कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। त्वचा किस प्रकार की यहाँ पर कह रहा है कि झिल्ली है। 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, क्यूटेनियस झिल्ली। ठीक है, क्यूटेनियस झिल्ली है आपको त्वचा। और एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा, जैसे त्वचा जो होता है मानव शरीर का जो, तो उसका जो कलर होता है किसके कारण होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मेलानिन याद रखिएगा, मेलानिन के कारण कलर जो होता है आपको त्वचा का, मेलानिन के कारण। 88 नंबर देखिएगा प्रश्न कहता है यहाँ पर, ये 88 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है, 88 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? काफ़ी इजी प्रश्न है। 88 का 1 हो जाएगा जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने आपको कब किया था खोज? 1897 याद रखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगर ये न्यूट्रॉन का खोज पूछ देगा तो चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन का हो जाएगा देखिएगा, रदरफोर्ड भी देता है और गोल्डस्टीन भी देता है, दोनों याद रखिएगा नाम। ठीक है, इसका याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 89 नंबर कहता है प्रश्न के उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको 89 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उस उत्तक का टिश्यू का नाम बताना है जो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा यहाँ से, फ्लोएम। फ्लोएम यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से 90 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको गलत का आपको पहचान करना है। तो 90 का आपको यहाँ पर देखिएगा तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ता हूँ मैं कि हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है, यह सही है आपका। ठीक है, ये सही है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, ये भी सही है। ड्यूटेरियम का सूत्र होता है D2O। ठीक है, और ड्यूटेरियम के परमाणु में 1 न्यूट्रॉन होता है, ये भी सही है। लेकिन प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ असमस्थानिक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 91 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है इनमें से। तो 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केसीन। ठीक है, केसीन आपको ये प्रोटीन हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर, दूध में पाया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, यहाँ से कहता है नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है। नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 63U। ठीक है, 63 हो जाएगा आपको यहाँ से नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान। 92 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 93 प्रश्न है कि ग्रेगर जोहान मेंडल का आनुवांशिक,
ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकता का जो आपको नियम दिया था, तो कौन सी सब्जी के पौधे पर इन्होंने कार्य किया था, ठीक है, सीधे लफ्ज़ों में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 93 का। ऑप्शन नंबर 1 मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 94 नंबर कहता है यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि कह रहा है कि अगर एक गेंद को अगर ऊपर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है उसका, त्वरण, गति, स्थिति ऊर्जा या दूरी। तो देखिएगा 94 का आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। त्वरण जो होता है उसका एक्सीलरेशन वो नहीं बदलता है। ये पोटेंशियल एनर्जी अगर कहा जाए तो ये बदल जाएगा, आपका गति भी बदलता है, ठीक है, दूरी बदल जाता है, लेकिन त्वरण आपको नहीं बदलेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर कहता है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। विल्हेम रॉन्टजेन, लुइस अल्वारेज, हेनरी मोजले या विलियम क्रूक से। तो 95 का आपको देखिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइस अल्वारेज, ठीक है। लुइस अल्वारेज का ये देन है, मतलब कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड के प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का एक सिद्धांत का देन है, तो लुइस अल्वारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से 96 नंबर कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 96 नंबर यहाँ प्रश्न है कि द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा के द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे क्या कहते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग कहते हैं उसको, क्या, संवेग कहते हैं, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा आपको 96 का। संवेग बराबर अगर देखिएगा सूत्र पूछ देगा तो क्या होता है। संवेग बराबर होता है जैसे कि मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, याद रखिएगा, द्रव्यमान गुने वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 97 नंबर प्रश्न कहता है कि कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कि सत्य की पहचान करना है किसके संदर्भ में, कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी के संदर्भ में। 97 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से, कि हृदय अधर भाग में होता है। हृदय जो उसका जो हार्ट होता है ना वो अधर भाग में होता है, यही आपको इसका सत्य है, कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी का। 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपका। संघ कॉर्डेटा की स्थापना जो है कि बेल्फोर ने की थी। संघ कॉर्डेटा की स्थापना किसी की थी, नाम क्या है उनका, बेल्फोर, याद रखिएगा, बेल्फोर ने किया था। इस संघ के प्राणी जल, थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। इस संघ का जो आपको कॉर्डेटा संघ जो है आपको, इसका जो प्राणी होता है ना वो तीनों जगह रह सकता है, जल में भी रह सकता है, थल पर भी, जमीन पर भी और हवा में भी रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 98 नंबर के, जड़त्व यानी कि जड़ता क्या है। जड़त्व यानी कि जड़ता पूछ रहा है यहाँ से कि क्या है, तो 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकवल्य कौन क्या है, चुकवल्य कौन या क्या है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छिपकली, ठीक है। ये शीत प्राणी जानवर भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, छिपकली। तो यहाँ पर वही चुकवल्य कौन या क्या है, तो छिपकली यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, ठीक है, यानी कि गलत की पहचान करना है, कार्य के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ से। यदि विस्थापन देखिएगा 100 का क्या होगा, गलत पूछ रहा है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, ये तो बिल्कुल सही है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ कि अगर वर्क जो होता है, कार्य जो हम लोग कहते हैं जिसको, अगर कोई व्यक्ति सर पे एक 10 किलो का वेट लेकर के खड़ा है, ठीक खड़ा है वो, ठीक है, 5 मिनट तक खड़ा है, तो अगर उसका देखा जाए कार्य उसने किया कि नहीं किया, तो कार्य आपको कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो खड़ा है, लेकर के जब चलेगा तभी तो होगा, कार्य करेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि यदि विस्थापन अगर शून्य है, विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है,
तो किया गया कार्य ऋणात्मक बिल्कुल हो सकता है, तो यह भी सही है आपका, यह भी सही है। इसकी इकाई जूल है तो कार्य की इकाई आपको जूल होती है, बिल्कुल सही है। यह एक सदिश राशि है तो यही गलत है, क्योंकि ये कार्य जो है आपको सदिश नहीं अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि, याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है ये, इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के बारे में पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है। 101 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। क्या है? हड़प्पा का हड़प्पाई स्थल यहाँ पे पूछ रहा है, सीधे एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है तो कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा अगर पूछ देगा कि किस नदी के किनारे अगर बसा है तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ है कालीबंगा, ठीक है। अगर चनहुद्रो पूछ देगा कि कौन सी नदी के किनारे बसा है तो चनहुद्रो आपको सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा सिंधु, ठीक है, सिंधु याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 102 नंबर, यहाँ पर कहता है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था, यानी कि अलग हुआ था। बौद्ध धर्म जो कह रहा है दो भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, तो किसके शासनकाल में? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, इनमें से कोई नहीं। 102 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में ये दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 103 नंबर, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि खालिस्तान द्वारा संस्कृत में रचित मतलब है, यानी कि उनके दरबारी कवि कौन थे जो संस्कृत में रचित है यानी कि लिखे थे। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी लिखा हुआ है हर्षचरित, ठीक है। ये आपको बाणभट्ट ने लिखा था। 103 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर के प्रथम, ये निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कौन से अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ठीक है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है इसमें आपको सती प्रथा, ये आपको कहाँ है? एरन अभिलेख विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा कहाँ है? विदिशा मध्य प्रदेश से। तो इसमें जो है कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है जो ये, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सती प्रथा देखिए होता क्या है, सती प्रथा के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं इसका बता देता हूँ। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी हमारे भारत में, एक प्रचलित थी, जो अगर किसी के पति की देहांत हो जाती थी तो उनके साथ उनकी पत्नी को भी जलकर मतलब जलना पड़ता था, मरना पड़ता था, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब एक भद्दा, बहुत ही ख़राब प्रथा थी। इसको आपको बंद करने के लिए अकबर महान ने भी आपको, मुगल वंश के शासक अकबर महान ने भी आपको कदम उठाया। फिर आपको इसको फाइनली जो बंद किया गया, मतलब कि ख़त्म किया गया इस प्रथा को, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, 1835, ये सती प्रथा 1829 याद रखिएगा डेट, ठीक है। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था, ये एक्ट ला करके, इसको याद रखिएगा 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से। और एक ठगी प्रथा आता है, ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही आपको बंद किया था इसको, और ये कर्नल सिलीमैन की सहायता से, इसे भी याद रखना है। तो सारे पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। अगला प्रश्न कहता है 105 नंबर के दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। ध्यान देंगे, दीवाने कोही जो एक विख्यात कृषि विभाग था ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो 105 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर MBT याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसको शॉर्ट में MBT भी कहते हैं, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर एक यहाँ से सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो 106 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकंदर सूरी को हराया था। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा सूरी राजा था जिसको हराया था, तो सिकंदर सूरी, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 107 नंबर के, सैयद अहमद खान के द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। सैयद अहमद खान के द्वारा आंदोलन की शुरुआत कौन से साल में किया गया था, तो 107 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1875, ठीक है, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, यानी कि किन्हीं से जुड़ाव है, ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और अपनिवेशिक स्वाभाविक के प्रति घृणा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 108 का ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी हो जाएगा दोस्तों, सच्चाई और अहिंसा।
सत्य और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सच्चाई और अहिंसा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 109 नंबर कहता है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ हुआ कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो 109 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 में आपको ये लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी था। याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल भी था लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा कई प्रकार के आर्थिक प्रशासनिक सुधार किए गए थे। इनमें से एक ये भी आपको सुधार था, बजट व्यवस्था का जो आरंभ किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी दूरी भी कभी कभी पूछ दिया जाता है प्रश्नों में, तो मैं दूरी भी आप लोग को इसका बता दूंगा मैं। 110 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर, जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत देश के साथ। किसके साथ? भारत देश के साथ। इसकी अगर लंबाई पूछ दी जाए तो 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्नों में। ठीक है, 4096 किलोमीटर टोटल। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगाती है भारत देश, तो वो भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर, यह भी याद रखिएगा, 106 किलोमीटर सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर खालिस्तान विकसित होती है। क्या विकसित होती है? 111 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल मिट्टी विकसित होती है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी। ठीक है, सीमांध्र की नई राजधानी होगी कौन सा शहर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमरावती। ठीक है, अमरावती, यानी कि आंध्र प्रदेश की सीमांध्र का मतलब हो गया कि वही आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है आपको हैदराबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 113 नंबर, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे छोटा द्वीप देश, सबसे छोटा। तो 113 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 1 हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, क्या हो जाएगा? मालदीव यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह देखिएगा, मालदीव जो है कि मालदीव एक प्रवाल द्वीप देश भी है, इसको भी याद रखना है मालदीव। और इस पर आपको 1192 टापू है, जिसमें 200 पर बस्ती है। ठीक है, 200 पर ही बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, 114 नंबर कहता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी कि धुआंधार जलप्रपात का जो निर्माण करती है कौन सी नदी पर यानी कि बना हुआ है। तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 115 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 115 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मक्का यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मक्का यहाँ से आपका सही उत्तर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। 116 नंबर प्रश्न कहता है कि दोराबाजी टाटा, ठीक है, दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, टिस्को की स्थापना कह रहा है यहाँ पर कि किस वर्ष में किया गया था, दोराबाजी टाटा के द्वारा। 116 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। कब? 1907, 26 अगस्त 1907 को जमशेद जी टाटा और दोराबाजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में, यानी कि झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर, वहीं पर आपको इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है। तो संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता पूछ रहा है भारत संविधान में कहाँ से लिया गया। 117 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली भी पूछा जाता है इस तरह से भी, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 118 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। नागरिकता का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है उल्लेख। तो नागरिकता जो है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख पूछ रहा है। 118 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 10। ठीक है, अनुच्छेद 10 में। ऐसे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नागरिकता का अगर भाग पूछ देगा तो कितना है, भाग आपको 2 है, भाग 2 पड़ता है नागरिकता, भाग 2 में दिया गया है। तो कितना, 5 से 11 में, अनुच्छेद टोटल 5 से 11 है। ठीक है, तो उसी में से कह रहा है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है जो अनुच्छेद 10 में है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी डीपली प्रश्न है ये और इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा ये एग्जाम के रिगार्डिंग, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 119 नंबर के, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो खाली स्थान किसके संविधान में निहित है। 119 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब होता है कि उस स्टेट में यानी कि राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों है। तो कितने आपको स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको द्विसदनीय विधानमंडल है। 120 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 जगह है आपको टोटल। ठीक है, 6 जगह यहाँ पर याद रखिएगा, 120 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। और 6 जगह ये कहाँ कहाँ है तो ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। द्विसदनीय विधानमंडल वाला ये सब राज्य है, स्टेट है, याद रखेंगे आप लोग। 121 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। राज्यपाल अपने कार्यकाल की जो शपथ हैं ये किसके द्वारा लेते हैं। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनके द्वारा ये शपथ लेते हैं राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। इनमें से संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान के रक्षक, या सारे विकल्प सही है। ध्यान दीजिएगा, 122 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, संघीय न्यायालय। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो संघीय न्यायालय भी है एक ये, और सुप्रीम कोर्ट आपको एक संघीय न्यायालय भी है, यह एक अपील न्यायालय भी है, अपील भी इसे किया जाता है। एक संविधान का रक्षक भी है, बिल्कुल सही है। तो सारे विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। ठीक है, भारत का पहला भाग कौन सा था, किस आधार पर पूछ रहा है, चुनाव कराने वाला भारत का पहला आधार पूछ रहा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर, याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ हो गया ये, क्या होता है इसका अर्थ है कि वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि बिना, एक जो वयस्क महिला हो गई या तो एक पुरुष हो गया, उसको बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। और ये सबसे पहले भारत का कौन सा भाग था जहाँ हुआ, आपको मणिपुर यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। 124 का यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, आंतरिक अशांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक अशांति नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर के, वर्ष 1978 में खालिस्तान संशोधन के ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। 125 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि 1978 में ही आपको 44वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें जो है कि संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। वहाँ से हटा करके संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 के 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया, इसे भी याद रखिएगा आप लोग।
तो 125 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो सी हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर के, डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी में आपको बोली जाती है? कौन सा स्टेट या यूटी में बोला जाता है डोगरी भाषा? तो डोगरी भाषा याद रखिएगा कि 126 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर में ये बोला जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार 127 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश का आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? 2011 के जनगणना बिहार का कौन सा जिला है जहां पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज, बेगूसराय, पटना या सिवान? ध्यान दीजिएगा तो 128 का ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, गोपालगंज में। यानी कि जो लिंगानुपात जो होता है ना, तो गोपालगंज का आपको लिंगानुपात ज़्यादा है, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा है महिला। ठीक है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो 128 का देखिएगा 128 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। और कितना है अगर पूछेगा दोस्तों, देखिएगा ऐसे देखिएगा, पहले हम लोग जानते हैं बिहार में, बिहार का लिंगानुपात कितना है टोटल? तो बिहार का लिंगानुपात है 918। ठीक है, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष में ये मापा जाता है, इसका अंकन निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 918 महिलाएं आपको प्रति 1000 पुरुष में, आपको बिहार का, ये पूरे बिहार का लिंगानुपात है। अगर बिहार में आपको गोपालगंज जैसे कि आपको दिया है कि वहाँ पुरुषों से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो कितनी है? तो याद रखिएगा 1021। ठीक है, 1021 प्रति 1000 पुरुष पे, यानी कि 1000 पुरुष हैं तो 1021 महिलाएं हैं, यानी कि ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, तो 128 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, अगर बेगूसराय की बात की जाए तो 895 है। पटना का कितना? 897, पटना भी याद रखिए। ठीक है, 897 है। बेगूसराय का 895 है। फिर सिवान का हो जाएगा 988। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 50% आरक्षण मिलता है महिलाओं को बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को, तो 129 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2006 में ही आपको मान्यता दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कोई पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका, ठीक है, पाइका एक नृत्य है, ये किस राज्य से है? 130 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ये बिहार से है। ठीक है, 2000 देखिएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। पाइका जो है नृत्य का प्रचलन बिहार एवं झारखंड में है, झारखंड में भी पड़ता है, लेकिन बिहार यहाँ दिया है ऑप्शन में, तो बिहार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, झारखंड का जो मुंडा समुदाय है जो ये पाइका नृत्य करता है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? याद रखेंगे, देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपको विश्व धरोहर स्थल में पूछ रहा है, तो इसका देखिएगा महाबोधि विहार और नालंदा बौद्ध मठ, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है ना, यहाँ पर याद रख ध्यान दीजिएगा, आपको सम्मिलित रूप से दोनों सही हो जाएगा। महाबोधि विहार यानी कि महाबोधि मंदिर जो है आपको है ये बोध गया में पड़ता है, ये बिहार के बोध गया में है, ये 2002 में इसको शामिल किया गया था। और नालंदा महाविहार जो है आपको नालंदा में जो बौद्ध मठ है, ये आपको जाकर के 2016 में आपको इसको शामिल किया गया। कब? 2016 में, इसको 2002 में। ठीक है, और इसको 2016 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो और टोटल आपको अगर पूछेगा कि वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल हैं जो कि आपको धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं, तो टोटल आपको 40 स्थल हैं, याद रखिएगा 40 स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर के, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार से होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे, आई होप कि घूमने भी गए होंगे आप लोग वहाँ। तो 132 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगीर में है ये। ठीक है, आपको ये ट्रॉली के माध्यम से ऊपर जाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, विश्व शांति स्तूप जहाँ है राजगीर में पड़ता है ये, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 133 नंबर कहता है कि कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना 133 का सी हो जाएगा, गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। यानी कि जो गरीबी रेखा के निचले स्तर से के ग्रामीण परिवार को जो जी रहे हैं लोग, उनको बिजली देना, वो किसके अंतर्गत आता है? कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो है ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जो लाए थे
हैं। 134 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। एलपीजी लेकिन कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर के वर्ष के ऊपर खालिस्तान वर्ष के ऊपर लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है यानी कि कितने वर्ष के ऊपर वाले लोग। तो 135 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 वर्ष यहाँ से आपका सही उत्तर है। 40 वर्ष के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं हैं, 40 वर्ष के अंदर वाले पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो 136 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो डी हो जाएगा, भारत रत्न। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? इनमें से जे.आर.डी. टाटा, सत्यनारायण बोस, हरगोविंद खुराना या जॉन मथाई। तो 137 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी होगा, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप कौन से खेल से संबंधित है? 138 का ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है कौन सा खेल? 139 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल खेल से ये संबंधित है। किससे है? फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर कहता है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 140 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141 नंबर प्रश्न है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे या थी? ध्यान दीजिएगा, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड के लेखक कह रहा है 141 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद का भी एक बुक आता है इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का पूछ देगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखेंगे आप लोग। और द स्मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस है, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जे.ए. भुट्टो के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है न ही आयताकार, न ही वर्गाकार है न ही आयताकार है, कौन सा ऐसा देश है जिसका आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछ रहा है? 142 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। ये आपको त्रिकोण है, ठीक है, त्रिकोण के आकार का है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज जो है कि विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो कि न तो आपको वर्गाकार है और न ही आयताकार है, बल्कि इसे दो त्रिकोणीय आकार के ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। इस ध्वज के ऊपर वाले त्रिकोण में अर्ध चांद और नीचे वाले त्रिकोण में सूर्य अंकित है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143 नंबर, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि लंदन खालिस्तान राजधानी है, कहाँ की राजधानी है? लंदन। तो 143 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ से यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का की राजधानी है लंदन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ध्यान दीजिएगा, मालदीव की अगर राजधानी पूछ देगा तो माले, याद रखिएगा, मालदीव की राजधानी माले। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, याद रखिएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, याद रखिएगा, मैड्रिड। फिलीपींस की राजधानी मनीला, याद रखेंगे सभी को, मनीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? विद्युत चुंबक का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विलियम स्टूजॉन। ठीक है, विद्युत चुंबक का आविष्कार विलियम स्टूजॉन ने आविष्कार किया था। एनिको फर्मी ने किसका आविष्कार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, परमाणु भट्टी। ठीक है, एनिको फर्मी परमाणु भट्टी, याद रखिएगा। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का आविष्कार किया था, किसका? परमाणु मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को गति को बढ़ाना या कम करना उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो 145 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्जिलियस ने किया था उत्प्रेरक का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? 146 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, कहाँ? भोपाल में। अगला प्रश्न कहता है 147, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फरवरी 2023 में? तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नील मोहन। किसको? यानी कि यूट्यूब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नया? नील मोहन, याद रखिएगा, नील मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है?
ठीक है। किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से जो है कि हरा झंडा मिला है, 148 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। सेबी की स्थापना अगर पूछ देगा तो कब हुआ था, याद रखिएगा इसका भी, सेबी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, यूरोप के किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, किस शहर को, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 149 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेनिस। ठीक है, वेनिस ये कहाँ पड़ता है, इटली। ठीक है, इटली, यूरोपीय देश इटली के प्रसिद्ध प्राचीन शहर वेनिस को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के किस जिले में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है, चिल्ड्रन बैंक खोला गया है, कौन से जिला में बिहार के, पटना, गया, जमुई या लखीसराय। 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया जिला में। कहाँ, गया जिला में ये खोला गया है, याद रखिएगा, क्या, चिल्ड्रन बैंक खोला गया है यहाँ पर। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी शेयर जरूर किया करें आप लोग। और साथ ही साथ देखिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को, क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग ये बिहार दरोगा का भी लेके चल रहे हैं, और भी जो भी वैकेंसी बिहार में है आपको चलेगी, और रेलवे का भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू बने रहें हमारे चैनल पर और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।